नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का क्लास 12 का जो टॉपिक शेष रह गया था सिंचाई, उसके बारे में हमने सिंचाई क्या होती है, कब करनी चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फसलों की सिंचाई कितनी करें। देखिए, जो फसल जो है उसमें सिंचाई का बहुत महत्व है और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई में फसल में जो जल की मात्रा कितनी दी जाए ये जानना आवश्यक है। और ये जो निर्भर करती है वो करती है फसल किस प्रकार की है, भूमि कैसी है, जैसे बलुई है या चिकनी मिट्टी है या जलोढ़ है, और जलवायु, वहाँ की जलवायु, जैसे सर्दियों में कम पानी की आवश्यकता होती है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा की हो सकती है। बलुई मिट्टी में जो है अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो चिकनी मिट्टी में कई दिनों तक पानी भरा रहता है। और इसी प्रकार कई फसलें, जैसे बाजरे में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है तो गेहूं में अधिक, चावल में बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई में जल की जो मांग होती है वो अलग अलग पौधों में जो अलग अलग होती है, और ये क्रांतिक अवस्थाओं पर जो समय सिंचाई निर्भर करती है। तो अपन देखते हैं कि जल की मांग कितनी है, ये इस टेबल में आपको दिखा रहा हूं मैं। प्रत्येक फसल के लिए जो जल मांग है वो अलग अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि धान में जो जल की मांग है वो है आपके 900 से 2500 मिलीमीटर, गेहूं के लिए 450 से 650 मिलीलीटर, गन्ना के लिए है 1500 से लेके 2500 तक, आलू के लिए 500 से 700, और इधर देखें आप तो मूंगफली के लिए जो जल मांग है वो 500 से 700, कपास के लिए 700 से 1300, सोयाबीन के लिए 450 से 700 मिलीमीटर, और मक्का के लिए 500 से 800 मिलीमीटर। तो यहाँ आप देखते हैं कि सबसे सर्वाधिक जल मांग एक तो गन्ने की फसल और धान की फसल के लिए है, जबकि मक्का के लिए और आपके सोयाबीन और कपास, मूंगफली जो कि खरीफ की फसलें हैं, और गेहूं है जो रबी की फसल है, और आलू है, इनके लिए जो है जल की मांग कम होती है। जहां रस की बात करते हैं, जहां जिनमें रसीली फसलें होती हैं उनमें जल मांग ज्यादा पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार से पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहली है चौकेबार या द्रोणी सिंचाई विधि, और ये सबसे प्रचलित विधि जो आमतौर पर हम गांवों में देखते हैं, जो क्यारी बनाकर, क्यारियों में नाले बनाकर जो सिंचाई की पद्धति है उसे चौकेबार या क्यारी विधि भी कहते हैं। इसके चौकेबार विधि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, खेत का पहले समतलीकरण करते हैं और फिर उसे वर्गाकार या आयताकार कार्यों में विभाजित कर लिया जाता है, और इन कार्यों को चौकोबार कहते हैं। खेत में ढाल के अनुसार क्यारियों में जल प्रवाह हेतु नालियां बनाई जाती हैं, और प्रत्येक चौकोबार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। इसको और अधिक मैं स्पष्ट इसको चित्र के द्वारा यहाँ कर रहा हूँ। देखिए, चौकोबार विधि में पहले खेत का क्या किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है, लेकिन फिर भी आंशिक ढलान होता है। मान लीजिए ये पानी का स्रोत है, तो यहाँ एक मुख्य नाली बनाई जाती है जो मिट्टी के दोनों तरफ ये जिसे डोली अपन कहते हैं, या हल्की सी मेड़ बांधकर इसको ऊपर, और यहाँ ये आयताकार या वर्गाकार जो खेत के ढाल के अनुरूप ये बनाई जाती है। फिर इनमें जैसे यहाँ नाके बोलते हैं अपन इनको, यहाँ डाट लगाई तो यहाँ पे ये पानी चला जाएगा, और इसमें जब तक ये संतृप्त रूप से नहीं भर जाए तब तक इसको यहाँ बंद कर दिया जाता है। फिर इसका डाटा खोला जाता है, फिर इसमें भेजा जाता है। यहाँ पे और दूसरी नाली बनाई जाती है जो ढाल के अनुरूप होती है। कई बार ये ढाल के अनुरूप, कई बार आपने देखा होगा खेतों में जो नालियां हैं वो वक्राकार होती हैं, यूं होती हैं वक्राकार, और फिर उनमें पानी भरा जाता है। कई बार क्यारियों की आकृति भी आप देखते हैं कि अंत में किसान भाई जो है वो इस प्रकार से बना देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। यहाँ पे वो ढाल के अनुरूप होता है ताकि जो पानी है वो पूरे खेत में समान रूप से आ जाए। ये अपनी सामान्य पद्धति है जिसे चौकेबार विधि कहते हैं, यानी क्यारी वाली सिंचाई भी इसे कहते हैं। अब इस विधि के जो लाभ और हानियां हम पढ़ेंगे, क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं।
पहला लाभ है कि इसमें समतल भूमि पर अनियंत्रित आपलन विधि की अपेक्षा अधिक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है। यानी यहाँ ढलान के अनुसार जब पानी का बहाव किया जाता है तो आप अधिक उपयोग के साथ दक्षता से सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है अपवाह व अंतःस्त्रवण जैसी समस्याओं में कमी आती है। यानी जो पानी बहकर चला जाता है, अंतःस्त्रवण की समस्या है, उससे में कमी आती है। और खेतों में जल वितरण समान होता है जब तक क्यारी संतृप्त नहीं होती। और एक आसान सी विधि है, इसमें कोई किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, जो परंपरागत विधि सदियों से चली आ रही है। दूसरा है इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, कि सबसे पहला तो यह है कि इसमें जो नालियों में जो पानी आता है वो बड़ा भाग बुआई के काम में नहीं आता, यानी वो केवल पानी में आता है। और वो एक तरह से अपव्यय होता है, उसमें न तो कोई फसल उगाई जा सकती है और वो कई बार अनुपयोगी होती है। और नालियों में खेत में मशीनों में कठिनाई होती है, क्योंकि जो नालियां होती है उन नालियों में जो मशीन है वो जाने में कठिनाई होती है। और निराई गुड़ाई में भी व्यवधान होता है, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं नाली की वो बड़ी होती हैं। और पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है, यानी पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है। खेत में अपेक्षाकृत समतलीकरण होना आवश्यक है, यानी ये जो असमतल खेत हैं, जैसे टीले वगैरह हैं या गड्ढे वाली जगह है, वहां पर इसकी सिंचाई नहीं की जा सकती है, जब इसको पहले समतल करवाना आवश्यक होता है। और खेत की तैयारी में मजदूर भी अधिक चाहिए, क्योंकि पहले समतलीकरण के बाद में इसमें जो क्यारी और धोरे, जिन्हें नालियां कहते हैं, उनको बनाना बहुत श्रमपूर्ण कार्य होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। तो ये इसकी सीमाएं थी। अब दूसरी विधि है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि खेत के ढाल की दिशा में, जैसे खेत में जिधर ढाल है उधर लंबी लंबी समांतर पट्टियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक पट्टी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है, जो कि महीन परत के रूप में निचले सिरे की ओर बहता हुआ आता है। और प्रत्येक पट्टी की लंबाई चौड़ाई जल बहाव, ढलान प्रतिशत और भूमि की बनावट के अनुसार होती है। और ये विधि पास पास बोई जाने वाली फसल जैसे गेहूं इत्यादि के लिए उपयुक्त है। बॉर्डर सिंचाई विधि को मैं चित्र से बताऊं कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे खेत का ढाल इधर है, तो इसमें क्या किया जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी एक समांतर क्यारियां इस प्रकार से बना ली जाती है। जैसे पहली क्यारी ये बना ली, फिर ये दूसरी बना ली, फिर ये तीसरी बना ली, यानी ढाल की दिशा में इसको बना दिया जाता है। फिर इनमें क्या है कि इधर से पानी छोड़ा जाता है, सब में पानी जाएगा। तो जब ये भर जाएगी, ये पूरी बॉर्डर में ये पानी से संतृप्त हो जाएगी, तो इसको बंद कर दिया जाता है, इस परत को, इस दीवार को यहाँ बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में फिर ये भरेगी और यहाँ भरने के बाद में फिर इसको बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक महीन परत के रूप में आपके पानी पूरे खेत में फैल जाता है। अब ये पट्टियां, ये जो समांतर पट्टियां जिन्हें पाड़े भी बोलते हैं, इनमें कितनी लंबाई और चौड़ाई हो, ये जो जमीन के ढलान और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर ढलान ज्यादा है तो इनकी चौड़ाई बहुत कम रखी जाती है, लंबाई भी कम रखी जाती है। और ढलान कम है तो इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत ज्यादा रख दी जाती है। इस विधि के जो लाभ हैं वो आसान है, बहुत आसान सी है, क्योंकि इसमें श्रम जो चौकोबार विधि की अपेक्षा कम क्यारियां बनानी पड़ती है। दूसरा, अधिक जल प्रवाह को आसानी से प्रयुक्त किया जाता है, यानी जल प्रवाह बहुत ज्यादा है। चूंकि नालियों में जो क्यारी धोरे वाले चौकीबार विधि है उसमें अगर पानी का प्रभाव ज्यादा है, बलुई मिट्टी है, तो उसके कटने की संभावना ज्यादा होती है, जिसमें ये। दूसरा, निराई गुड़ाई, क्योंकि इसमें नालियां नहीं बनाई जाती हैं तो जमीन का अधिकांश भाग भी इसमें उपयोग में आ जाता है। और निराई गुड़ाई और मशीनों का प्रयोग भी इसमें आसानी से हो जाता है। और मेड़ों नालियों के रखरखाव में खर्चा भी कम होता है, क्योंकि इसमें मेड़ और नालियां जो है वो कम होती है। और जल निकास की व्यवस्था करना भी आसान होता है। और उबड़ सीमा क्या है कि इसको उबड़ खाबड़ वाली जो जगह है उसमें इसको अपनाना कठिन है, यानी संभव नहीं है। और धान जैसी फसलों में इससे सिंचाई करना संभव नहीं है। और यदि जल प्रवाह व मात्रा कम हो तो इस विधि से सिंचाई संभव नहीं है। और बॉर्डर की संपूर्ण चौड़ाई में एक समान जल प्रवाह कठिन है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अधिक होती है और जो भूमि है उसका ढाल होता है, इसलिए इसमें जल प्रवाह समान नहीं होता है। आगे जो विधि है वो है आपके कुंड सिंचाई विधि। इस विधि में पंक्तियों में बोई जाने वाली फसल, इसमें पंक्तियों में, जो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में, मैं बताऊं कि पंक्ति कैसे, ये एक ही पंक्ति में ये जो पेड़ हैं, ये 1 2 3 ऐसे बहुत सारे, फिर ये दूसरी पंक्ति में पौधे हैं, इनमें ये उपयोगी होती है। और ये मक्का, ज्वार आदि के लिए उपयोगी होती है। और अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल की आड़ी दिशा में समुच्चय रेखा पर बनाए जाते हैं, यानी यहाँ जो मेड़ हैं या दीवार हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, समुच्चय रेखा पर। और इसमें क्या है कि लाभ क्या है इसका, कि इसमें वाष्पन द्वारा जलहास और पपड़ी बनने की संभावना
नहीं होती है और कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। और चौकोबार विधि की अपेक्षा खेत का काम कम मेड़ व नालियों के में काम में आता है। और सीमा क्या है कि अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहां पे जब मृदा अपरदन की समस्या होती है वहां पर इसको काम में नहीं लिया जा सकता है। और मेड़ों पर जो, क्योंकि ये बहुत दूरी में होती है, तो मेड़ों पर जो लवण है वो एकत्रित हो जाते हैं, पौधे की जो वृद्धि है उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिसे अपन खाल्डा भी बोलते हैं। और बलुई मृदा हेतु ये उपयोग में नहीं है, क्योंकि बलुई मिट्टी की जो दीवारें हैं वो पानी के अधिक वेग से तुरंत कट कर चली जाएंगी। और पानी के दक्ष नियंत्रण हेतु, यानी उसको नियंत्रण करना है तो उसके लिए कुशल मजदूर चाहिए। आगे जो है विधि वो है अपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई। कुछ स्थानों पर जो है वो भूमि व स्थलाकृति की प्राकृतिक परिस्थितियां पौधों की जड़ों में जल की प्रयुक्त भूमि की सतह से नीचे से करने के लिए अनुकूल होती है, यानी नीचे से वो पानी सोखने की अनुकूल होती है। इसमें धरातल के नीचे पर एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को जलापूर्ति की जाती है, यानी ऊपर से नहीं, सतह से नहीं, जो सतह से नीचे एक निश्चित जो गहराई है वहां पर जल स्तर बनाया जाता है और जल खुली नालियों या रंध्र युक्त पाइपों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो है खुली नालियों के द्वारा या रंध्र जो युक्त पाइप है जिसे ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, उसके अनुसार इसकी सिंचाई की जाती है। फिर है बौछारी सिंचाई सिस्टम, यानी जो आप देखते ही हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ पानी चूंकि नालियों में और धोरों में बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, उसका वाष्पन भी ज्यादा होता है और नाली में पानी लगातार एक भाग से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि वो आधा लगभग 10-20% तो नाली द्वारा ही सोख लिया जाता है और अंतिम क्यारी तक पहुंचते पहुंचते कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है और उससे अपव्यय होता है, पुनः पानी पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए जो पानी की आधुनिक पद्धतियां हैं उसमें जो बौछारी सिंचाई विधि है इसमें बौछार या वर्षा के रूप में किया जाता है। इसे स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा सिस्टम भी आप कहते हैं, कि पाइप लगे होते हैं और पाइप लाइनों के द्वारा अंतिम शाखा तक पहुंचाया जाता है और जहां से राइजर यानी ऊपर घूर्णी लगते हैं वहां बौछार यंत्र के द्वारा फुहार के रूप में फसल के ऊपर गिरता है। मैं बताऊं आपको कि ये पाइप लाइनें होती हैं, जैसे ये स्रोत है, यहाँ से एक पाइप ये लगा हुआ होता है और इसको आप जॉइंटों के द्वारा विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार से भी आप उपयुक्त दूरी पर इनमें शाखाएं भी पाइपलाइन की निकाल ली जाती हैं। इसके ऊपर एक 3 फीट के आसपास का क्या होता है पाइप होता है, पाइप के ऊपर 2 राइजर लगे होते हैं, उसमें 2 पंखुड़ियां होती हैं जो पानी के प्रेशर से क्या होती हैं चारों तरफ घूमती हैं। एक तो पानी के प्रेशर से दूर जाती है और एक निकट, और पानी को फैलाने का काम करती है। घूम घूम कर ये चारों तरफ पानी की बौछार करती जाती हैं और ये सिंचाई करती जाती हैं। इसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। बौछारी प्रणाली पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सुगम और सरल होती है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद में इसको परमानेंट जब तक फसल नहीं कटे तब तक इसको उपयोग में ला सकते हैं और समस्त जमीन फसल उगाने के काम आती है, क्योंकि इसमें पाइप में बहुत कम जगह चाहिए। यानी जो नालियां बनाते हैं, क्यारियां बनाते हैं, जो दीवारें बनती हैं वो वहां दुरुपयोग होता है वहां पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब पूरी जमीन पर 100% जमीन पर फसल उगाई जा सकती है। और मेड़ न होने से जब यंत्रीकरण यानी फटाई निराई गुड़ाई और आसानी से इसमें की जा सकती हैं। और हल्की बलुई मृदाओं में जहाँ बार बार पानी देना पड़ता है बौछार विधि अधिक उपयुक्त है। और चूंकि खेत तक पानी पाइपों से पहुंचता है तो रास्ते में जल हास नहीं होता है, यानी जल नहीं उड़ता है, वाष्पीकृत नहीं होता है और मृदा पर पपड़ी बनने की समस्या भी नहीं होती है, क्योंकि पानी मृदा पर नहीं चलता है, इसमें पाइपों में चलता है। और फसलों को पाले से भी ऑटोमेटिक बचाया जा सकता है, क्योंकि ऊंचाई से पानी गिरता है। और सिंचाई के साथ उर्वरक भी इसमें आसानी से दिया जा सकता है और ये विधि वातावरण में भी आर्द्रता बनाए रखने में सहायक होती है। इसकी सीमाएं क्या हैं कि इसमें जल मांग वाली जो अधिक जल है या जिनको जल जाता है, क्योंकि जब तक एक बूंद वहां पर गिरेगी तब तक वो वाष्पीकृत हो जाएगी, इसलिए इसमें जहां एकदम से पानी की जरूरत है वहां उन फसलों में इसको काम में नहीं लिया जा सकता है। और जब वायु की गति अधिक होती है तो जल वितरण असमान होकर दक्षता है, यानी कहीं पर पानी ज्यादा गिर जाएगा जब हवा के वेग के साथ पानी कहीं ज्यादा कहीं कम गिर जाएगा। और छोटे खेतों पर चूंकि ये एक तरह से पूर्ण रूप से यंत्र पर आधारित है, इसलिए छोटे खेतों के लिए लागत बहुत अधिक होती है। किंतु किसान भाइयों को मैं बता दूं कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए जो सरकारें हैं वो भिन्न भिन्न समय पर कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी भी अनुदान भी दिया जाता है। और पानी साफ नहीं हो तो जो घूर्णी बौछार यंत्र है ऊपर वाला वो अवरुद्ध हो जाता है, खराब हो जाती है। और लवणीय युक्त मिट्टी के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अवशेष हैं वो जम जाते हैं और आरंभिक खर्च बहुत ज्यादा होता है खरीदने में।
और पर्याप्त तकनीकी ज्ञान भी होना जरूरी है, और बार बार इनको संभालते रहना। घूर्णी जो यंत्र हैं उनको संभाल कर, उनमें से कई बार क्या है कीट पतंगे भी अंदर घुस जाते हैं, उनके जो सुराग रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं और इससे फुहारे में पानी नहीं आता है, इसलिए इनको बार बार देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर है ड्रिप सिस्टम, जिसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहते हैं, और ये इजराइल की विधि है, आजकल हमारे भारत में भी बहुत अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें पानी बहुत कम मात्रा में चाहिए, और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, मिट्टी बलुई और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बहुत अधिक होता है, अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप सिंचाई द्वारा जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद टपकता है, इससे जड़ क्षेत्र में संतृप्तता बनी रहती है और वहां पानी की कमी नहीं रहती। इस विधि द्वारा उद्यान सब्जियों और पंक्तियों में बोई जाने वाली जैसे कपास, गन्ना इत्यादि में आजकल जो सब्जियां हैं वो भी उगाई जाती हैं। ड्रिप सिस्टम में ये सिस्टम होता है जो बोरिंग के पास लगाया जाता है, फिर ये एक मुख्य पाइपलाइन होती है ये इस प्रकार से, और यहाँ पे टोंटियां लगी होती हैं इस पाइप पे, जो पंक्तियां बनाते हैं आजकल जिन्हें बेड बोलते हैं, उन बेडों के ऊपर मिट्टी के अंदर एक छोटी छोटी पाइप दबाई दी जाती है और उन पाइपों में रंध्र होते हैं, इन रंध्रों के पास में पौधे उगाए जाते हैं और ऊपर पन्नी से ढक दिया जाता है ये बेडों को, और इससे एक तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है और दूसरा लगातार नमी टोंटियों को खोल दिया जाता है जितने बेडों में पानी चलाया जाता है। लाभ क्या है कि इसमें सबसे पहले कि नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, दूसरा पौधे के बीच सूखा रहने से खरपतवार भी नहीं उगता, क्योंकि केवल यहाँ पानी पौधे की जड़ों तक जाता है, खरपतवार तक नहीं जाता। और सिंचाई के साथ एक ही बार में उर्वरक भी उसमें ड्रम में घोड़कर दिया जा सकता है, और सिंचाई हेतु कम मानव श्रम चाहिए क्योंकि एक बार चलाने के बाद में किसी प्रकार की क्यारी संभालने की या धोरे को नाके मोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। कीट व्याधि की समस्या भी कम होती है क्योंकि पौधों के पास जो वातावरण जो है वो आर्द्र नहीं होता है, जहाँ आर्द्रता अधिक होती है वहाँ कीट पतंगे अधिक उत्पन्न होते हैं, और बार बार सिंचाई करने से लवणों का निक्षालन भी हो जाता है और कम पानी की आवश्यकता होती है, जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। इसकी सीमाएं क्या है कि एक तो इससे प्रारंभिक व्यय जो होता है बहुत ज्यादा होता है और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि टोंटी उनको लगाना, क्योंकि जो पाइप है उनको प्लास्टिक के आते हैं, उनको लंबे समय तक संभाल कर रखना भी एक महत्व आवश्यकता है, क्योंकि इतना खर्च जो है वो नहीं सहन करता। उत्सर्जक का छिद्र छोटा होने से मिट्टी के कणों, जीवांश पदार्थ के रेशे व लवणों के कणों बंद हो सकते हैं, और अत्यधिक भारी मृदाओं की अंतःस्पंदन दर कम होने से जल एकत्रित होने की समस्या दूर हो सकती है, और प्लास्टिक से बनी पार्श्व नलिकाएं चूहे कीट नष्ट कर सकते हैं, और वार्षिक फसलों में बार बार लगाना और इसको हटाना पड़ता है। ये मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिखा रहा हूँ, ये अभ्यास प्रश्न, तो आप इनको देखिए, करिए इन अभ्यास प्रश्नों को।